सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएएस मेंस 2023 का जो आज इंग्लिश का एग्जाम हुआ, राइट। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका जो ग्रामर वाला सेक्शन है, राइट, तो उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो इसमें मैंने पाया कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो अंडरस्टैंडिंग वाले थे, मतलब आपको माइंड लगाना पड़ना था, राइट। और टेंस जो ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसके सवाल इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब ग्रामर वाले सेक्शन में टेंसेस के सवाल इसमें बहुत ज्यादा आए हुए हैं, राइट। तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा रिव्यू करते हैं, देखते हैं। सो एचपीएस मेंस 2023 इंग्लिश पेपर डिस्कशन, राइट। तो ये हमारा आज का मेन है, तो देखते हैं। अब पहला सवाल देखो यहां पे क्या बोल रहा है, डायरेक्शन रीड कर लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस इफ एनी, डोंट मेक unnecessary changes in the original sentences, right? So first of all you guys have to read the statement। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना था। अगर आपको लगता है कि इसमें टेंस के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो करना है, नहीं है तो आप अननेसेसरी चेंजेस इन सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हो, राइट। अब देखो पहली जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस सेइंग आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर यस्टरडे, राइट। अब मैंने देखा कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यहां पे हैव ड्रॉप करके हम हैड लिख के आ जाते हैं, क्योंकि यस्टरडे पास्ट की घटना है तो बच्चा सोचता है कि सर आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर यस्टरडे होना चाहिए। जबकि अगर आप आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर यस्टरडे करोगे तो भी आपको यहां पे 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी हम पास्ट टेंस में टाइम को एम्फेसाइज करते हैं, जब भी सेंटेंस में लास्ट ईयर आ जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको सेंटेंस में लास्ट ईयर मिल जाता है, या आपको लास्ट वीक मिल जाता है, या आपको लास्ट मंथ मिल जाता है, राइट। लास्ट वीकेंड दे रहा है, अकेला यस्टरडे दे रहा है, राइट। तो आप इनके साथ, इन एक्सप्रेशंस के साथ, क्योंकि आप टाइम को स्ट्रेस कर रहे हो ना, सो व्हेनेवर वी एम्फेसाइज, वी पुट स्ट्रेस ऑन टाइम। पास्ट में जब हम समय को रेफर करते हैं, समय को एम्फेसाइज करते हैं, तो वहां पे हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाया जाता है, वहां कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं लगता। लेकिन जब कभी हम पास्ट में जब हम किसी एक्शन को एम्फेसाइज करते हैं, किसी कार्य के होने को ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो देयर वी यूज पास्ट परफेक्ट। तो टाइम को स्ट्रेस करते हुए सिंपल पास्ट का यूज करना होता है, और एक्शन को एम्फेसाइज करते हुए पास्ट परफेक्ट को यूज करना होता है। तो यहां पे कुछ भी नहीं आना था, सिंपली इसका आंसर बनना था I accepted the offer yesterday। ये आपका यहां पे टेंस का नॉलेज चेक कर रहा था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए था कि यस्टरडे लग रहा है, ठीक है, पास्ट का टाइम दे रहा है, उसका टेंस गलत लिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट आ ही नहीं सकता, बिकॉज वी कांट यूज ओवर हियर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि बात तो पास्ट की कर रहे हैं। तो यस्टरडे का टाइम था, पास्ट का टाइम था, उसका टेंस भी पास्ट का ही लिखना था, बट पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा, हैड लिखा होगा तो गलत है आंसर, राइट। एक्सेप्टेड आएगा, V2 आएगी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू माइंड इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क? डू यू माइंड इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क, राइट। अब देखो ये जो इन यहां पे लगा रहा है, ये बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि जो माइंड वर्ब है उसके साथ आपको यहां पे डायरेक्ट क्या लगा देना है, जेरेंड लेती है ये, इसके बाद आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे, राइट। सो डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क, सिंपल सी बात है। माइंड के बाद यहां पे डायरेक्ट जेरेंड फॉर्म आएगी, दैट इज कॉल्ड V1 प्लस ING। जैसे हम स्टॉप के बाद लगा देते हैं, स्टॉप के बाद हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, स्टार्ट के बाद हम लगाते हैं, स्टार्ट के बाद हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप थिंकिंग। उसी तरह माइंड हैविंग, यहां पे डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क, स्टार्ट है, एंजॉय है, राइट। जैसे मैं बोलता हूं, फिर आपका रिग्रेट है, आपका अवॉइड है। इन सारी वर्ब्स के बाद डायरेक्टली हमें जेरेंड पुट करना होता है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दैट इज कॉल्ड जेरेंड। एक कंपोनेंट होता है एडवांस वर्ब का, वो लिखा जाता है इन सारी वर्ब्स के साथ। उसी लिस्ट में माइंड वर्ब भी आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोला मीना इज यूजुअली गेटिंग अप लेट, फिर से टेंस का सवाल है, ये टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो टेंस से रिलेटेड आए हुए हैं आज के पेपर में, राइट, मेंस में। तो मीना इज यूजुअली गेटिंग अप लेट, राइट।
जब भी ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यूजुअली वर्ड लगा रहा है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट स्टेट को बताते हैं। जो रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, या हम डेली रूटीन में जिन कामों को करते हैं, वो कभी भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में नहीं लिखे जाते, राइट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ये कॉन्टिन्यूस है, ये एक टेम्पररी एक्शन है। किसी मोमेंट तक मैं आपको टीच करूंगा, देन आफ्टर ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग। सो जो टेम्पररी स्टेट के एक्शंस होते हैं, ठीक है, मैं सो रहा हूं तो किसी मोमेंट तक मैं सोऊंगा, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी मैं उठ जाऊंगा, राइट। तो जो टेम्पररी स्टेट के एक्शंस होते हैं, या उनकी जो वैलिडिटी होती है उसी मोमेंट पे होती है, वो कॉन्टिन्यूस में लिखे जाते हैं, राइट। यहां पे यूजुअली है, रेयरली है, नॉर्मली है, फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, डेली है, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। जब भी ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट लिखा जाता है। आई नेवर गो देयर, आई ऑफन गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, राइट। आई यूजुअली प्ले टेनिस, आई जनरली प्ले टेनिस, आई ओकेजनली टेक वाइन, राइट। तो ये सिंपल प्रेजेंट लिखना था यहां पे, क्योंकि यूजुअली वर्ड से मुझे हिंट लग गया, राइट। तो इसका पूरा सही सेंटेंस बनेगा मीना यूजुअली। अब मीना का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ यहां पे आपको हर चीज को चेंज करना है, राइट। मीना का पर्सन थर्ड है, गेट्स अप लेट, ये बनना था करेक्ट सेंटेंस। मीना यूजुअली गेट्स अप लेट, दिस इज द राइट सेंटेंस। आगे चलते हैं। गोविंद इज एल्डर देन, ओल्डर टू, ओल्डर देन, एल्डर फ्रॉम हिज ब्रदर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक एल्डर वर्ड होता है और एक ओल्डर वर्ड होता है। एडजेक्टिव के मैंने देखा इस पूरे पेपर में एडजेक्टिव के दो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स का। एक आगे जाके कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर फर्दर और फार्दर के ऊपर एग्जांपल पूछा है उसने, कि फर्दर का सेंटेंस बना के दिखाओ, फिर जो है फार्दर का भी एग्जांपल बना के दिखाओ। तो बेसिकली ये एक दो पेयर पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। दो क्वेश्चन एडजेक्टिव के हैं। पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए एल्डर के बाद क्या आता है, तो एल्डर के बाद आता है टू, और ओल्डर के बाद क्या आता है, देन, राइट। तो ये वाली जो ऑप्शन है एल्डर फ्रॉम, ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, ये तो आएगा नहीं। अब दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो एल्डर होता है ये सिर्फ लिविंग में आता है, जबकि ये जो ओल्डर होता है ये लिविंग में भी आता है और ये नॉन लिविंग में भी आता है। जैसे जहां पे आप रहते हो, आपके जहां पे आपका कोई टाउन है या सिटी है, वहां पे कोई सबसे पुराना मंदिर है, तो आप बोलोगे दिस इज द ओल्डेस्ट, डिग्री बनती है ना फिर इसकी, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होती है, एल्डर भी होती है। सुपरलेटिव में जाके ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है, राइट। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में, अब टेंपल की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ये हमारे टाउन में सबसे पुराना टेंपल है, सो दिस इज द ओल्डेस्ट टेंपल इन आवर सिटी या इन आवर टाउन, बिकॉज ओल्डेस्ट हम नॉन लिविंग में लगा सकते हैं, एल्डेस्ट यहां नहीं आ सकता। तीसरा डिफरेंस एक और होता है इनके बीच में, ये जो एल्डर टू होता है, मतलब ये ब्लड रिलेशन में लगते हैं, खूनी रिश्ते में, खूनी रिश्ता हो, ब्लड रिलेशन हो, वहां पे हम एल्डर का यूज करते हैं, राइट। और अदर्स के लिए, मतलब आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर का किसी गांव के पर्सन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन यहां पे तो ब्रदर की बात कर रहा है ना, बोला गोविंद इज एल्डर देन। अब पहली बात एल्डर टू लगता है तो एल्डर देन भी कटा, राइट। और यहां पे ओल्डर टू ये भी कटा, राइट। अब ओल्डर देन है, राइट। गोविंद इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। हालांकि ये बात कंफर्म है कि ये ब्लड रिलेशन में एल्डर लगता है, अदर्स के लिए ओल्डर लगता है, लेकिन यहां पे इसने कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एल्डर के साथ टू हमें मिल नहीं रहा। देखो यहां पे एल्डर देन है, एलिमिनेट हो जाएगा, ओल्डर टू है, ठीक है, ओल्डर टू होता नहीं है, ओल्डर देन होता है, और एल्डर फ्रॉम भी नहीं होता। तो कोई मतलब हमारे पास यहाँ पे चारा नहीं है, तो अब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया है कि गोविंद इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, कि गोविंद अपने भाई से जो है ओल्डर देन है, बड़ा है। अब हो सकता है कि वो मे बी रियल ब्रदर सिस्टर ना हो, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रही एल्डर टू वाली कि एल्डर टू लगाएं, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा ओल्डर देन, क्योंकि ओल्डर देन होता है, एल्डर टू होता है, एल्डर देन नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इस करके जो हमने हमारा आंसर जाएगा दैट इज ओल्डर देन, ये आंसर बनेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप
तारक डिडंट रिस्पॉन्ड माय लेटर येट। फिर से टेंस का क्वेश्चन। तो डिस्पाइट के साथ पहली बात तो डिस्पाइट करता है कॉन्ट्राडिक्शन। डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप कॉमा, अब देखो यहां क्या हो रहा है, तारक डिड नॉट रिस्पॉन्ड माय लेटर येट। अब जिस बच्चे को इन स्टेट्स के वर्ड्स का पता है, जैसे मैंने बोला डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ये सारे वर्ड जो है इंडेफिनिट स्टेट के यहां लिखे जाते हैं। अब उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए येट वर्ड किस टेंस में आता है। अब ये जो येट वर्ड है स्टूडेंट, येट है, एज येट है, राइट, येट, एज येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, ये जस्ट नाउ, ये सारे वर्ड्स परफेक्ट स्टेट के साथ लिखे जाते हैं। डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप, तारक hadn't responded my letter yet भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें didn't दे रहा है तो हम hadn't responded भी कर सकते हैं। तीनों टेंस की जो परफेक्ट स्टेट होती है उसके साथ आप लिख सकते हो yet और as yet को। जैसे मैंने आपसे पूछा what's your dream, what do people want to be, आप क्या बनना चाहते हो, तो कई लोग ना फिर ऐसे रिप्लाई करते हैं I have not decided yet, I haven't decided yet, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, राइट। येट और एज येट का एक और चक्कर भी है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसलिए डिडंट दे रहा है, तो चाहे आप यहां हैडंट कर लो, चाहे आप यहां पे हैजंट कर लो। तारक हैजंट और रिस्पॉन्ड की हैज आपके साथ कौन सी फॉर्म आती है स्टूडेंट्स, थर्ड। रिस्पॉन्डेड माय लेटर येट, ये बनेगा सही सेंटेंस। डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप, तारक हैजंट रिस्पॉन्डेड माय लेटर येट। मतलब क्लोज, गहरी दोस्ती है उनके बीच में, उसके होने के बावजूद भी, गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी अभी तक उसने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया है, तो क्योंकि यट से हमें पता लगा परफेक्ट स्टेट में लिखा जाएगा सेंटेंस। आगे चलो, डू एज डायरेक्टेड, राइट, ये था बी नंबर क्वेश्चन। सो पहला जो स्टेटमेंट है, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन का सवाल पूछा गया है। व्हेन डिड यू रीच होम यस्टरडे, राइट, सुमन सेड टू रवि। अब पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख के दे रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख के दे रहा है। जो इन्वर्टेड कॉमास में पार्ट होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है हमारी WH वर्ड व्हेन से। तो पहली बात तो सेड टू जाएगा आस्क्ड में, तो ये बनेगा सुमन आस्क्ड, टू आएगा नहीं, आस्क्ड रवि। इसके बाद ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है स्टूडेंट WH वाली टाइप में, हमने पढ़ा है कई बार भी बच्चों को पढ़ाया है कि WH वाली टाइप से जब भी हु, वाई, वेयर, विच, व्हेन, हाउ से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कुछ नहीं लिखते। व्हेन का व्हेन ही लिखा जाएगा, व्हेन, राइट। अब आपको इसके बाद देखना है टेंस और पर्सन चेक करना है। यू आ रहा है, यू आ रहा है तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा रवि के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और सुमन हमारी सब्जेक्ट है। सो व्हेन डिड यू, तो यू का बनेगा रवि, सो व्हेन रवि, व्हेन ही। अब इसके बाद जब आपने व्हेन ही लिख दिया, एक यहां पे और बड़ा चेंज होता है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में, सबसे बड़ा चेंज होता है नरेशन के अंदर। सो व्हेन ही पहले लिखा मैंने, वहां पे बोला है व्हेन डिड यू, तो यू का क्या बना दिया, रवि का क्या चला गया पर्सन, ही, व्हेन ही। अब उसके बाद आपको देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब, किस में आ रही है, सेड में, सेड में आ रही है तो मतलब टेंस चेंज हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, डिड प्लस रीच, सिंपल पास्ट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, राइट। सो व्हेन ही हैड, और रीच की थर्ड फॉर्म हैड के साथ क्या लगेगी, रीच्ड। When he had reached home, और हर चीज चेंज करनी होती है। yesterday का क्या बन जाएगा, the previous day, the day before, when he had reached home, the previous day, ये बनेगा, ठीक है जी। और अफर्मेटिव में हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में चेंज नहीं करा। सो सुमन आस्क्ड रवि व्हेन ही हैड रीच्ड होम द प्रीवियस डे, दिस इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरा, बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, कॉमा, आई ऑल्सो अपडेटेड माई बायोडाटा, राइट, बायोडाटा। तो रीराइट द सेंटेंस, बोले इस वाक्य को रीराइट दोबारा से लिख के बताओ। बिगिनिंग जिसको आपने स्टार्ट करना है आई नॉट ओनली। अब ये है कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट, राइट। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जोड़ा होता है, तो मतलब नॉट ओनली, आई नॉट ओनली के साथ बिगिन करना आपको स्टेटमेंट, राइट। अब यहां पे जिस बच्चे को इसका ट्रिक नहीं पता ना, वो नहीं कर पाएगा। चक्कर इसका ये है, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गई,
फिर नॉट ओनली लिख दिया। अब नॉट ओनली के बाद जब आपने सब्जेक्ट के बाद लिख दिया आई नॉट ओनली, राइट, आई नॉट ओनली लिख दिया, या सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली लिख दिया। अब नॉट ओनली के बाद मान लो यहां पे वर्ब लिखिए आपने, वर्ब, राइट। तो नॉट ओनली का पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? बट ऑल्सो। तो इसके बाद भी आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब को ही लिखना पड़ेगा, ये है इसका फॉर्मूला। अब यही नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आप लिखोगे क्या बट ऑल्सो के बाद भी वही अप्लाई करोगे? तो बना दो इसको। कैसे बनेगा? आई, सॉरी, नॉट ओनली। अब आप देखो यहां पे आगे क्या बोल रहा है, आई ऑल्सो अपडेटेड, वहां हम नॉट बट ऑल्सो लगा देंगे, अपडेटेड। अगर मान लो बट ऑल्सो के बाद यहां अपडेटेड आया है तो वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग को प्रिपेयर्ड में ले जाएंगे। आई नॉट ओनली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू but also updated my biodata। ये बन गया जी। नॉट ओनली के बाद देख सकते हैं वर्ब आ रही है प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद देखो क्या आ रही है? अपडेटेड। ये इसका ट्रिक है, यही नॉलेज जानना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि बच्चा जानता है इसका शॉर्टकट, मतलब क्या है इसका रूल क्या है। तो नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये तीन ऐसे कोरेलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनके बाद हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को लिखा जाता है, मैंडेटरी है ये। आप अगर नॉट ओनली के बाद नाउन लगा रहे हो तो आफ्टर बट ऑल्सो यू हैव टू यूज नाउन। आफ्टर नॉट ओनली अगर आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो सो आफ्टर बट ऑल्सो यू हैव टू यूज सेम पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन। यहां प्रोनाउन आ रहा है वहां प्रोनाउन आएगा। यही नॉलेज से इस क्वेश्चन के थ्रू चेक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, Sahil did not share the complete information, comma, so I couldn't prepare well. Rewrite the sentence beginning as if Sahil। कंडीशन बना के पूछना जानना चाह रहा है। कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इफ से, है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड क्लियर द एग्जाम। अब यहां पे टेंस लगा रहा है साहिल के साथ पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो हम क्या करेंगे? इफ ऐसे लिख देंगे, इफ साहिल, टेंस नहीं हम चेंज करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। इफ साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉमा। अब जब कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो सो नहीं लगता, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आप ये आपने लिख दी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इसके साथ कॉमे के बाद हमें लिखनी है प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें रिजल्ट आता है। तो आई कुडंट प्रिपेयर वेल, एज इट इज लिख दो। आई, सो नहीं लगता, आई कुडंट प्रिपेयर वेल। So if Sahil didn't share the complete information, कि अगर उसने नहीं की होती तो मैं कर नहीं पाता, I couldn't prepare well। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। इफ साहिल के साथ सेम स्टेटमेंट, सेम, सो को ड्रॉप करेंगे। क्लॉज वाली स्टेटमेंट में कंजंक्शन हम नहीं पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ लगा दिया ना, कंजंक्शन इफ यहां पे लग गया तो हम कनेक्टर को आगे जाके सो को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कनेक्टर है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई कुडंट प्रिपेयर वेल इफ साहिल डिडंट शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप इसको उल्टा घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली मिडल में जाके कंजंक्शन का काम कर लेगा, फिर सो की रिक्वायरमेंट नहीं बनती यहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। he finally told us who was he was have he been। अब देखो have he been तो नहीं आएगा, चूज द करेक्ट राइट ऑप्शन पूछ रहा है। he finally told us, indirect speech, राइट। तो indirect speech के बाद मैंने बोला क्वेश्चन नहीं बनता, तो who was he भी गलत है, आंसर है who he was। he finally told us who he was, this is the right answer। next, yesterday, statement saying yesterday when I met Shyam he said
आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे, देखो हैड लगा रहा है वहां पे, यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट। अब बच्चा सोचेगा सर ये तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव की जो V2 होती है स्टूडेंट्स वो हैड ही होती है, राइट, और हैड की जो V3 होती है वो भी हैड ही होती है, हैव हैड हैड होता है। तो अब इस हैड को हम क्या अज्यूम करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट है। ही सेड आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे सॉरी, आई सेड बट आई, आगे क्या आएगा, डिडंट डू या हैवंट डू। अब बात ये पास्ट की घटना है, ये सारा पूरा जो एक्शन है, ठीक है, मैं कब मिला था उसको, पिछले कल मिला था शाम को, फिर उसने कहा कि मैंने बड़ा अच्छा समय बिताया पिछले कल, तो मैंने भी तो कहा, मैंने भी तो पास्ट में ही कहा ना, तो फिर हैवंट डू की आने का तो मतलब ही नहीं है। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स आंसर, इट शुड बी आई डिडंट डू, आई डिडंट डू इज द राइट आंसर। Question number next. If Lenny worked really hard, she would have got a better rank. Choose the right option. मतलब हमें बताना है कि would get आएगा, will get आएगा या would have got आएगा, right? अब देखो बात ये होती है कि जब भी if clause के साथ, जब भी subordinating clause के साथ simple past tense आता है, subordinating clause बोलते हैं इसको, कंडीशन लगती है इसके अंदर, if के थ्रू हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर उसने मेहनत की होती, सचमुच ही अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने सचमुच रियली मेहनत की होती, राइट। तो जब ये ट्रिक आता है यहां पे, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है अगली, उसमें लगता है स्टूडेंट्स वुड। आप यहां पे मॉडल शुड भी लगा सकते हो, आप यहां पे मॉडल कुड भी लगा सकते हो, ठीक है, आप यहां पे मॉडल माइट भी लगा सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट। तो ऐसे होता है, ये ट्रिक इसके साथ अप्लाई होता है। अब हम वुड हैव, देखो विल तो आना ही नहीं है, विल गेट तो डायरेक्ट कटेगा, क्योंकि फ्यूचर तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्क्ड आ रहा है, पास्ट आ रहा है, तो पास्ट के साथ V2 के साथ ये सिंपल मॉडल की इंडेफिनिट स्टेट लिखी जाती है। वुड हैव गॉट यहाँ पे पता कब आता, वुड हैव गॉट ऐसे आता, अगर ऐसे होता इफ प्लस हैड प्लस V3, अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होता, तो ये जो वुड हैव गॉट मॉडल के साथ जब हैव लिख के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसको परफेक्ट स्टेट ऑफ मॉडल बोलते हैं। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम, फिर आप लगाते वुड हैव प्लस V3, तो फिर आप आगे बोलते वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब कंडीशन पास्ट परफेक्ट में लगती है तो मॉडल की परफेक्ट स्टेट लिखी जाती है, जब कंडीशन इंडेफिनेट में लगती है तो मॉडल की इंडेफिनेट स्टेट लिखी जाती है। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज वुड गेट। ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर है यहां पे दिस वन, वुड गेट, राइट। कम टू द नेक्स्ट, वी हैड टू कॉल अ टैक्सी एज आवर कार, एज यहां रीजन दे रहा है क्योंकि बिकॉज आवर कार ब्रेक डाउन। अब देखो हैड टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सेमी मॉडल्स होती हैं, राइट। हैड टू एक सेमी मॉडल का फंक्शन करता है। मस्ट के स्थान पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें जो है हैड टू का यूज करना पड़ता है, मस्ट को पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं करते, मतलब मस्ट को पास्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह हम हैड टू लगाते हैं, राइट। सो वी हैड टू, हमें बुलानी पड़ी थी एक टैक्सी, तो ये तो पास्ट की घटना है। जब ये पास्ट की घटना है तो ऑब्वियस है, ठीक है, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ रहा है, ब्रेक गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए यहां पे, इट शुड बी ब्रोक, राइट। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इट शुड बी ब्रोक। नेक्स्ट, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, सो लॉन्ग एज आएगा, कंजंक्शन का नॉलेज पूछ रहा है, सो लॉन्ग एज आएगा, अनलेस आएगा, प्रोवाइडेड आएगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो मतलब मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकता, आज्ञा नहीं दे सकता, अनलेस you tell the purpose, so long as you tell the purpose, provided you tell the purpose। तो अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा, बंदा यहां कंडीशन लगा रहा है, ये रिजल्ट है कि भाई मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक तुम जो है क्या नहीं करते, जब तक तुम क्या नहीं करते, पर्पस को, अपने उद्देश्य को नहीं बताते। अब एज लॉन्ग एज यहां पे नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज तो ड्यूरेशन का कंजंक्शन होता है, ये तो दूरी को बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, अवधि को बताता है, सो लॉन्ग एज, ठीक है, एज सून एज, ठीक है, तो ये टाइम के कंजंक्शंस होते हैं। एज लॉन्ग एज ड्यूरेशन बता रहा है, सो लॉन्ग एज, ठीक है, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, ठीक है, अनलेस यू टेल द पर्पस, जब तक तुम पर्पस नहीं बताते हो, ठीक है, तो प्रोवाइडेड भी कटेगा, यहां पे आंसर आएगा हमारा अनलेस, राइट, क्योंकि अनलेस के थ्रू हम कंडीशन लगाते हैं, अनटिल के थ्रू हम टाइम बताते हैं। अनलेस यू टेल द पर्पस, कि जब तक तुम जो है अपना उद्देश्य नहीं बताओगे नहीं कि किस लिए जा रहे हो, तब तक मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट, ही मेड सेवरल एक्सक्यूजेस बट आई कुड क्लियरली सी हिम,
सी हिम थ्रो, थ्रो तो नहीं होगा, सी हिम ऑफ गलत, सी हिम थ्रू। सी हिम थ्रू का मतलब ये होता है स्टूडेंट, सी थ्रू का मतलब होता है एक फ्रेज होती है, समवन और समथिंग टू नॉट बी फूल्ड बाय समवन्स और समथिंग्स आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब बाहर से बंदा कुछ और शो करता है, अंदर से कुछ और होता है, एंड अंडरस्टैंड देयर और इट्स ट्रू नेचर, ही ऑलवेज एक्ट्स सो जेनरस एंड मैग्नानिमियस, बड़ा दिल वाला है, ऐसा ऐसा एक्ट करता है, बट आई कैन सी राइट थ्रू हिम, बट आई कैन सी राइट थ्रू हिम, पर मुझे पता है कि वो मक्खन लगाता है। कई लोग होते हैं बाहर से बड़ा आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तो आप उनके रियल इंटेंशन को जब जान जाते हो, उस सेंस में यहां पे आंसर आएगा थ्रू। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम, ये है देखो टेंस का क्वेश्चन फिर आ गया, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम, आगे दे रहा है अ लॉन्ग वाइल, चाहे फॉर अ लॉन्ग टाइम हो तब भी फॉर आता है, सेंस नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, आंसर है फॉर अ लॉन्ग वाइल। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग वाइल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कुणाल इज नेवर ऑन टाइम, ठीक है, इसमें आपको जो है टैग के सवाल पूछे गए हैं, कुणाल इज नेवर ऑन टाइम, मेक क्वेश्चन टैग, राइट। क्वेश्चन टैग का रूल ये होता है कि ये स्टेटमेंट जब हमारी पॉजिटिव है, देखो कुणाल इज नेवर ऑन टाइम, कि कभी भी उस समय पे नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार नॉट नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वर्ड्स कुछ नेगेटिव दे देता है, जैसे नेवर नेगेटिव है, नेवर इटसेल्फ नेगेटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, अंटिल नेगेटिव है, हार्डली नेगेटिव है, फॉरबिड नेगेटिव है, प्रिवेंट नेगेटिव है, कुणाल कभी भी समय पे नहीं आता है, क्या वो आता है, अब स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा रहा, राइट, लेकिन स्टेटमेंट में नेवर वर्ड से मैंने पकड़ लिया कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, माइनस में है ये। अब इसका रूल ये होता है कि अगर स्टेटमेंट माइनस में हो तो क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट प्लस में हो तो क्वेश्चन बनता है माइनस में, ये रूल होता है इसका, राइट। टैग की पहली टाइप है ये, तो वो कभी भी समय पे नहीं आता, क्या वो आता है, इज ही, जो वर्ब होती है स्टूडेंट्स, सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसी से ही टैग बन जाएगा, इजंट ही क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि नेवर आ रहा है जो कि नेगेटिव है, तो आंसर होगा इज ही, ठीक है। सिमरन, द स्ट्रीट्स आर डार्क एंड डेंजरस, ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं जी, ठीक है। द स्ट्रीट्स आर डार्क एंड डेंजरस, देयर आर, यहां भरना था बच्चे ने, ठीक है, मतलब आर भी मैंने खुद ही डाला है, ठीक है, देयर के बाद ब्लैंक था, देयर एनी स्ट्रीट लाइट्स, एंड आई, ये यहां ब्लैंक था, एनी वॉचमैन, तो आंसर बनेगा द स्ट्रीट्स आर डार्क एंड डेंजरस, देयर आर हार्डली एनी स्ट्रीट लाइट्स, देयर आर हार्डली एनी स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, कि मुश्किल से ही वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, एंड आई डोंट सी एनी वॉचमैन, आगे भी नेगेटिव चला गया, और ना ही मैंने वहां पे किसी वॉचमैन को देखा, पहरेदार को देखा, राइट, जो दरबान रखे होते हैं, वॉचमैन गिरी जो करते हैं, राइट। तो यहां पे देयर आर हार्डली हमने भरा, ये पूरा हमने डाला, और डोंट सी, आई डोंट सी, एंड आई डोंट सी एनी वॉचमैन। इसका देखो, आदर्श, यू प्लेड हॉकी प्रीटी वेल टुडे, आजाद, आई नेवर यूज्ड टू, यहां भरना था, आई नेवर यूज्ड टू प्ले, आजाद रिप्लाई कर रहा है, मतलब कन्वर्सेशनल बात यहां पे जानना चाह रहा हूं, ग्रामर ही पूछ रहा है आपसे। आदर्श, यू प्लेड हॉकी प्रीटी वेल टुडे, तुमने बहुत अच्छी खेली आज हॉकी, बहुत अच्छी खेली थी। आजाद ने रिप्लाई किया, आई नेवर यूज्ड टू प्ले, मैं कभी भी नहीं खेला करता था, यूज्ड टू रेफर पास्ट हैबिट, हॉकी इन स्कूल डेज, स्कूल डेज में मैंने कभी भी नहीं खेला था, स्कूल डेज में कभी भी नहीं खेलता था, बट नाउ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था यहां पे भरने को, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ा मजेदार खेल है। इट सीम्स को हमने लेटर ऑन स्टेट में भरा है, ठीक है। आगे देखें, जिमी, आई फॉरगॉट माई सिस्टर्स बर्थडे, आई फेल्ट रियली, यहां पे गिल्टी आना था, सो आई अपोलोजाइज्ड। जिमी बोल रहा है कि आई फॉरगॉट माई सिस्टर्स बर्थडे, मैं भूल चुका था, अपनी सिस्टर के बर्थडे को भूल गया था, सो आई फेल्ट रियली गिल्टी, होता ना कई बार हम गिल्टी फील करते हैं, कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, इंटेंशनली नहीं, जानबूझकर नहीं, कई बार हो जाता है कि बंदा इतना व्यस्त होता है कि वो उसने करा नहीं होगा विश, तो यहां पे गिल्टी आएगा, आगे अपोलोजाइज्ड आएगा। नेक्स्ट, चारू, वेयर, यहां पे भरा वर, वेयर वर यू बॉर्न, तुम कहां पैदा हुए थे, उदित ने बोला इन सूरत, माय पेरेंट्स वर लिविंग देयर दोज डेज से रेफरेंस मिल गया, कौन से टेंस का, पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस का रेफरेंस है तो ऑब्वियस है वहां पे वर लिविंग। डू एज डायरेक्टेड, गिव सिनोनिम्स वन ईच, प्रिटेंड का ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, प्रिटेंड के लिए हम प्रोफेस बोल सकते हैं, डिसेंबल बोल सकते हैं, बहाना करना, पाखंड करना, राइट, हिपोक्राइट भी हो सकता है, डिसबिलीफ के लिए स्केप्टिज्म हो सकता है, डाउटिंग हो सकता है, राइट। तो उसके बाद इंटेंशनल के विलफुल, प्रीमेडिटेटेड, डिजाइंड, कोई चीज पहले से ही जो हम करते हैं जानबूझकर, अवर्जन, टू लेता है प्रेपोजिशन, अवर्जन टू इज टू हेट, डिसलाइक, एबोमिनेशन, ऑडियस,
बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके सिमिलर पूछ रहा है, राइट। फिर ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं, एक देना था आपको। तो इंटरप्ट के लिए, इंटरप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये बाधा हो गया। मेंड मतलब सुधारना, कमेंट्स शुरू करना। गेट क्रैकिंग, किस चीज को आपने तोड़ निकाल दिया। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, माइजर कंजूस, ऑपोजिट पूछ रहा है। तो माइजर हो सकता है, निगार्ड हो सकता है, स्टिंजी हो सकता है, स्क्रिम्प हो सकता है, पार्सिमोनियस हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, गलीबल, गलीबल होता है जो बड़ा भोला भाला इंसान होता है, ठीक है, जिसको दुनिया जो है बेवकूफ बनाती है, भोला भाला इंसान, इनोसेंट। अब इसका उल्टा देना है तो डाउटिंग, अनट्रस्टिंग, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, राइट। इनक्रेडुलस भी हो सकता है। इनॉर्मस बड़ा होता है, लिटिल छोटा होता है, स्मॉल टाइनी, ठीक है। उसके बाद यूज द फॉलोइंग expressions to make sentences that bring out their meaning clearly. Don't change the form of the words. No marks will be awarded for vague and ambiguous sentences, right? अब ये फेयर एंड स्क्वायर करके एक इडियम था, इसका मीनिंग देना था। एग्जांपल, ऑनेस्ट होता है, फेयर एंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल ऑनेस्ट। सो लेट अस बी फेयर एंड स्क्वायर विद एवरीवन। हमें हर बंदे के साथ जो क्या होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी लंबी स्टेटमेंट बना रहे हो उसका नंबर मिलेगा, आपकी थॉट क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। वॉश हैंड्स ऑफ, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, किसी चीज में इन्वॉल्व होने से रुक जाना। दैट जॉब डिड नो गुड टू मी, आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ इट फ्यू मंथ्स बैक। मतलब कोई फायदा नहीं लगा मुझे तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं करी वो जॉब, ठीक है, कुछ महीने पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट, टेक आफ्टर, टू रिजेंबल, सिमिलर होना, ठीक है। आई टेक आफ्टर माई फादर, आई टेक माई आफ्टर माई फादर, मतलब मैं अपने फादर की तरह ही रिजेंबल करता हूं। नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज, टू कॉज समथिंग टू हैपन। इट टुक आवर्स ऑफ नेगोशिएशंस टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसाइलेशन बिटवीन द टू साइड्स। इसका मतलब होता है अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, मतलब 2 घंटे लग गए, काफी टाइम लग गया उनको आपस में सेटलमेंट करने में। उसके बाद गिव वन वर्ड substitutions for the following expressions. One who assumes himself to be more important than others. इसका हो जाएगा egotistic, egotism, egoist बोल सकते हैं, tistical, egotistical, TISTICAL, ये इसका वन वर्ड है। उसका नेक्स्ट, वन हु नोज और अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। नॉलेजेबल होता है, गॉड के लिए यूज करते हैं, गॉड इज ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, राइट। ओमनीसिएंट होता है नॉलेजेबल, जो सब कुछ जानता है, समझता है, वो भगवान है, सिर्फ इंसान नहीं हो सकता। दैट स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, ये इसका राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट, दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, ओपेक, OPAQUE, तो ये 4-5 वन वर्ड थे। यूज द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये मैं ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। प्लेन और प्लेन का आया था, प्लेन। द फॉरेस्ट वाज लोकेटेड इन एलुवियल प्लेन, प्लेन एरोप्लेन वाला है। देयर वाज अ प्लेन क्रैश ऑन द न्यूज, इन 2 वर्ड्स का पेयर मतलब आया था डिफरेंस। उसका यूज द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल। फर्दर, फार्दर बना सकते हो, आसान है। फर्दर मींस एडिशनल होता है, फार्दर मींस डिस्टेंस होता है। सो व्हाट इज योर फर्दर फ्यूचर प्लानिंग, हम ऐसे बोलते हैं। एंड देहरादून इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, है ना। या माई हाउस इज 10 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो एक डिस्टेंस है, एक एडिशन होता है। व्हाट्स योर फर्दर फ्यूचर प्लानिंग, ही वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ऐसे बोल देते हैं, राइट। उसके बाद क्वाइट और क्वाइट का था, राइट। ये क्वाइट आपका बिल्कुल सही, आई एम क्वाइट वेल, और कीप क्वाइट बोल सकते हो, है ना। द स्टूडेंट्स वर क्वाइट इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स वर क्वाइट इन द क्लासरूम। एक लास्ट क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स ग्रामर का, ये बेसिकली जो है प्रोनाउन का केस होता है, इट्स का इट सब्जेक्ट होता है, इसी का ऑब्जेक्ट इट होता है, इसका पोजेसिव इट्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है। जब हम इसका पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता, और ये जो दूसरा होता है इट माइट बी, इसका मतलब इट इज, इट इज अ पेन, इट्स अ पेन, राइट। तो ये छोटा सा था, तो यही क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक है। तो ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।